हरिओम। आजकल आम का मौसम है। आप लोगों को क्या, मुझे भी आम बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के आम आते हैं। कितना रसीला है वो, कितना फ़ायदेमंद है वो, गुणकारी है, ऊर्जा देने वाला है, तरह तरह के विटामिन से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है। और हम चाहते हैं कि एक बार आम आ जाए पका हुआ तो वो अधिक से अधिक समय तक हम उसको रख सकें ताकि उसका अधिक से अधिक फ़ायदा हम उठा सकें। ये बात आम की नहीं है, ये बात परिपक्वता की है। हमारे जीवन में पके हुए फल हैं जिनको हम कहते हैं माता पिता, दादा दादी, परदादा। उनके पास जीवन का रस है और जितने समय तक वो बने रहेंगे, अगर उनकी उम्र 60, 70, 80, 90 साल की है और आप 25 साल के, 30 साल के नौजवान हैं, तो आप कितने भाग्यवान हैं कि आपको 25-30 साल की उम्र में ही 90 साल का, 80 साल का तजर्बा मिलेगा। उनको अधिक से अधिक समय तक हमें स्वस्थ रखना है, खिला हुआ रखना है और सुरक्षित रखना है। इसको मैं कह सकता हूं कि परिपक्व लोगों के लिए योग का अभ्यास उनके लिए ज़रूरी है। इसकी पहली श्रृंखला में मैंने आपको ये बताया था कि जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं भी किया है और अब वो चाहते हैं कि उन्हें सेहत की कीमत पता चली है, उनको आरोग्य की कीमत पता चल गई है, उनको लड़खड़ाने से बचना है, लाठी का सहारा नहीं पकड़ना है, इसकी कीमत उन्हें पता चल गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब हम इस उम्र में योग का क्या अभ्यास करें। 60 साल से ऊपर जो योग का अभ्यास है उसकी खासियत ये है कि वो उनके मांसपेशियों को, उनके जोड़ों को, उनके नर्व्स को यानी स्नायु तंत्र को मजबूती देगा। और इसलिए उनको जो पहला क्रम मैंने दिया वो था कि वो 40 दिन तक इसका बड़ी तन्मयता के साथ अभ्यास करें। और ये भी बता दिया था कि अभ्यास अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना है। योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी और ना सुनी हो तो आज फिर से बता रहा हूँ कि जब दिया जलाते हैं तो अंधेरे को अलग से नहीं भगाना पड़ता है, वो भाग जाता है। ऐसे ही जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में वात, कफ और पित्त का संतुलन बनेगा, यानी जो सरप्लस विंड है वो पास हो जाएगी। मैला आपके शरीर से निकलेगा, चाहे वो कफ के रूप में निकले, चाहे पसीने के रूप में निकले, चाहे मल के रूप में निकले, मूत्र के रूप में निकले। तो जितनी भी प्राकृतिक निकासी हैं उनको जबरन दबाना नहीं है, मज़ा है, सज़ा नहीं है। और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हमें अभ्यास करना है। दूसरा जो सोपान है, क्योंकि पहले आपका जब शरीर तैयार हो गया तो हमें अब शरीर के अंदर वाले सिस्टम्स को छूना है। ये जो क्रियाएं हैं जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो 90, 99, 100 साल के ही क्यों नहीं हो, 100 से ऊपर के भी हों, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का, हमारी मनीषा का, वो है भूयश्च शरदः शतात्, कि हम 100 साल तक तो ठीक से काम करते हुए, ठीक से देखते हुए, ठीक से सुनते हुए, ठीक से विचारते हुए जिए और ठीक से बोलते हुए भी। लेकिन हम 100 साल से अधिक भी जिए तो ऐसे ही जिए, हम उपयोगी बने रहें। और जैसे मैंने कहा कि जो पके हुए आम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हमको रस मिलता रहेगा, उनका खिलापन बने रहना चाहिए। तो इसमें जो ज़रूरत है वो ये है कि जो इस उम्र में होने वाले ख़तरे हैं, वो ख़तरे कैसे हैं कि हम लॉस ऑफ मेमोरी, हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है,
अपनी ही बातें याद नहीं आती, नाम भी हम भूलने लगते हैं। इसके साथ लॉस ऑफ बैलेंस, कि हम शरीर का संतुलन खोने लगते हैं। कहाँ तो हम 9 इंच की दीवार पर भी दौड़ते हुए चले जाते थे, कहाँ अब हम सीढ़ी से उतरते हुए भी सोचते हैं कि कहीं लड़खड़ा के गिर ना जाऊं, बैलेंस ना बिगड़ जाए। और तीसरी चीज़ है कि हमारा जो सृजनात्मक बुद्धि है, जो विजडम है, वो लेवल भी घटना नहीं चाहिए। यानी हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं और माइंड की पावर्स हैं, उन दोनों का संतुलन बने रहना चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे हमारे टिश्यूज़, क्योंकि शरीर का हर हिस्सा, चाहे वो मांसपेशी है, चाहे वो हमारे त्वचा है, और चाहे वो हड्डियाँ हैं, हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे से टिश्यूज़ से मिलकर के बनी है, तंतुओं से। जैसे आपका कपड़ा जो है छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें भी कुछ समय बाद सुराख होने शुरू हो जाते हैं और उसके रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य के शरीर में जब रिपेयर की नौबत आती है, यानी उस समय होता क्या है कि टिश्यूज़ टूटते तो रहते हैं, लेकिन अधिक श्रम क्योंकि आप नहीं करते, अधिक अच्छा पाचन भी आपका नहीं रह जाता, इसलिए उन टिश्यूज़ की रिकवरी कम होती है। यानी टिश्यूज़ जो हैं जल्दी से उतने अच्छे रिकवर नहीं होते जितने बचपन में या जवानी में हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा शरीर में क्षरण शुरू हो जाता है, क्षय शुरू हो जाता है, यानी बिल्डिंग गिरनी शुरू हो जाती है। मैं नहीं कहता कि योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति का शरीर हमेशा जवान बना रहेगा, लेकिन हाँ, ऊर्जावान बना रहेगा, उपयोगी बना रहेगा, निरोग बना रहेगा। और देखो भाई, मरण तो रोगी का भी होता है और मरण योगी का भी होता है। उनको योग करते करते जीना भी आ जाएगा और मरना आ जाएगा, और चाहिए क्या हमको इसके सिवा। अब हम अपनी खोपड़ी को ही ले लें, यानी खोपड़ी में देखने से तो ये खोपड़ी है, लेकिन इसके अंदर हमारे जो मस्तिष्क है उसके आगे पीछे की तरफ से देखें तो 3 हिस्से हैं, और दाएं बाएं से देखें तो 2 हिस्से अलग हैं। यानी और वो तीनों जो हिस्से हैं उनकी अलग अलग भूमिका है। अगर कोई सा भी हिस्सा कमज़ोर पड़ता है तो उस भूमिका में कमज़ोरी आती है। जो अगला हिस्सा है, बीच का हिस्सा है और पिछला हिस्सा है, मतलब ये तीनों हिस्से स्मरण शक्ति को प्रभावित करते हैं, विचार शक्ति को, बुद्धि शक्ति को प्रभावित करते हैं, और हमारा जो बॉडी बैलेंस है, संतुलन, उसको प्रभावित करते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला कह देते हैं। यानी प्रमस्तिष्क आगे वाला भाग है, जो अनुमस्तिष्क है वो मध्य वाला भाग है, और जो मेड्यूला है वो पीछे वाला भाग है। तो इन तीनों को ठीक से, क्योंकि अगर इनके टिश्यूज़ फ्रेश बने रहेंगे, यानी जैसे टिश्यूज़ टूटते हैं तो हाथों हाथ रिकवरी जैसे बच्चों की होती है, जवानों की होती है, ऐसे ही अगर हम व्यायाम उचित देते हैं अंदरूनी सिस्टम को, तो ये वाली जो भूमिका है हमारी स्मरण शक्ति की, हमारी बुद्धि शक्ति की और हमारे संतुलन की, वो बनी रहती है। हम बड़ी उम्र में भी बिल्कुल उसी प्रकार से सही और चेतन रह सकते हैं, ताज़ा दिमाग जिसको हम कहते हैं, वो रह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज ये कहलाती हैं अंतः पुष्टि क्रियाएँ। अंतः पुष्टि क्रिया का मतलब है कि हमारे भीतर के जो अंग हैं, क्योंकि खोपड़ी तो बाहर से हड्डी वाली एक दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बाल उगे हुए हैं, या किसी ने बाल काटे हुए हैं, या किसी ने पगड़ी बांधी हुई है, कुछ भी है, लेकिन उसके जो अंदर है वो है हमारा ब्रेन, यानी हमारा मस्तिष्क। तो उसको ताकत देनी है, वो योग के द्वारा ही दी जा सकती है। ऐसे ही हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे गर्दन है, हमारा वक्ष है, तो इनके अंदर जो जो अंग हैं, तो उनको, अंदर वाले अंगों को पुष्ट करने वाली जो क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं अंतः पुष्टि क्रियाएं। उन अंतः पुष्टि क्रियाएं निर्भर करती हैं कंसंट्रेशन पर। यानी मैं जो आपको अभ्यास कराने जा रहा हूँ वो ध्यान पर आधारित अभ्यास हैं, कंसंट्रेशन। जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ पर ध्यान लगाना है। और दूसरी चीज़ साथ साथ चलेगी, ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को
ये भी, क्योंकि ऑटो सजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं ही अपना शत्रु हूँ, मैं ही अपना मीत। अगर मैं अपने आप को कहूँगा कि हाँ मैं अब सही जगह पर अभ्यास कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ और मैं इसका लाभ लेना शुरू कर दिया है मैंने, तो आप निश्चित रूप से उधर को ही चलेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे देखो भाई ट्राई करके देखता हूँ, पता नहीं ऐसा होता भी है नहीं होता है, तो संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करके चलेंगे तो उनके प्रयास में कमज़ोरी पड़ जाएगी, उनके ध्यान में कमज़ोरी पड़ जाएगी और उसका फ़ायदा वो नहीं ले पाएंगे। तो ऋषियों की तपस्या की हुई चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाने का श्रेय हम ले रहे हैं, तो और आप उसका फ़ायदा उठाइए तो इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले मैं कपाल क्षेत्र की ही क्रियाएं आपको बताता हूं, जिसमें पहली है आपकी जो मेधा शक्ति वाली है, जिसमें आप अपनी मेधा को यानी शुद्ध बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, प्रखर कर सकते हैं। इसमें जो आपका चोटी वाली जगह है शरीर में, मैं आपको पीछे से घूम के दिखाता हूँ, यानी जहाँ पंडित जी की चोटी होती है। मतलब हमारे यहाँ शिखा और सूत्र की संस्कृति रही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो ये मेधा वाला क्षेत्र है बहुत सॉफ्ट है, तो इसके ऊपर कैसे बालों से इसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, या एक स्थिति के बाद में पगड़ी से सुरक्षित करना चाहिए, या केश से सुरक्षित रखना चाहिए, तो वो हिस्सा है। और वहाँ पर हम ध्यान लगाएंगे। देखिए किस जगह पर है ये, कि हम पीछे घूम के आपको दिखा सकते हैं। यानी इसमें क्या करना है कि सीधे खड़े हैं ऐसे और सिर को पीछे की तरफ लटका देते हैं। यानी मैं ज़ोर नहीं लगा रहा हूँ, मेरा सिर बिल्कुल ढीला है, सीधा खड़ा था और इसको सिर्फ पीछे लटका दिया। ठुड्डी ऊंची उठ गई, सिर पीछे लटका हुआ है, गर्दन पे थोड़ा सा खिंचाव अपने आप बना हुआ है, तो उसको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, पैर मिला के खड़ा हुआ हूँ। और ऐसा करने पर जो आपके सिर में ये स्थान है जो यहाँ भंवर बालों की बनी रहती है, ठीक है ना, तो ये आपका शिखा स्थान कहलाता है। यहीं पर आपको शिखा रखने का विधान दिया गया है हमारे आपस्तंभ धर्म सूत्र में, है ना, या पारस्कर गृह्य सूत्र में, जितने सूत्र हैं उनमें से उल्लेख है इसका। तो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। मन वहीं रहेगा जहाँ मैंने अभी उंगली लगाई थी, तो आप अपने सिर पर भी ऐसे लगा के देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति ले करके फिर हमें क्या करना है कि गहरा सांस लेना है, और गहरा सांस लेते हुए उसका जो दबाव है वो पूरा इस क्षेत्र में अनुभव करना है। और धीरे धीरे वो इतना ध्यान बढ़ जाएगा आपका कि बजाय इस क्षेत्र के वो बिल्कुल इस क्षेत्र में आ जाएगा। एक बार देखें सांस कैसे लेना है, मेरे सांस की आवाज़ सुने। तीन से पाँच बार तक सांस लीजिए, फिर सिर को ढीला छोड़ दीजिए और पैर भी खोल दीजिए, हाथों को आगे बांध लीजिए। इस हिस्से को जिसको आपने अभी अभ्यास दिया, इसको आराम में जाने दीजिए। सांस लेने की आवाज सुनाई देगी, उसका प्रेशर आपको सिर पे जहां मैंने बताया वहां महसूस होना चाहिए। पहले दिन नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन तो ध्यान ही लगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शनै शनै करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और आप तो बुद्धिमान हैं, आपको जड़मति थोड़े ही हैं, तो ठीक हो जाता है। तो इसका अभ्यास इस तरह से करेंगे। 3 से 5 श्वास पर्याप्त होते हैं। श्वास लेने में पूरा प्रेशर लगाना है और फिर आराम से सांस छूट जाने देना है। जैसे एक गिलास में आप पानी ले लेते हैं ना, या गर्म दूध हो तो उसमें भी आप फूंक मारते हैं। पानी में चाहे फूंक मारें, चाहे गिलास वाला जो जल है दूध उसमें मारें। जब आप फूंक मारते हैं तो फूंक के दबाव से, यानी वायु के दबाव से, वायु के प्रेशर से वहाँ पर एक भंवर बन जाती है, गहरा गड्ढा बन जाता है। और जब आप फूंक अपनी बंद कर देते हैं तो वो फिर से समतल हो जाता है, और जो फूंक मारने से लहर बनी थी वो समतल हो जाती है। तालाब में देखिए, वहाँ पर एक कंकड़ मारिए, तो कंकड़ मारेंगे तो शांत तालाब में गड्ढा बन जाता है, और फिर जब आप देखते हैं उसको शांत होकर के, तो वो फिर लहर बन जाती है और लहर बाहर तक फैल जाती है। ऐसे ही जब आप प्राणवायु का आघात
अपनी खोपड़ी के इस हिस्से पर देते हैं, सांस नाक से जाएगा, सीधा वहीं पर टक्कर देगा और वहाँ पर जो उसकी प्रेशर से क्रिएट होने वाली वेव है, तरंग है, वो आपके मसल्स को एक्टिवेट करेगी, आपके टिश्यूज़ को एक्टिवेट करेगी और आपका जो ये पर्टिकुलर हिस्सा है मेधा वाला, इसको दोबारा से शक्ति संपन्न होने का, रिपेयर होने का मौका मिलेगा। ऐसे करके फिर ज़रा सा रेस्ट करिए, 5 से 10 सांस केवल करना। इसके बाद हम दूसरा स्टेप फिर लेते हैं। ये है खोपड़ी के अगले हिस्से के लिए। आपका सिर का जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, सबसे ऊंचा स्थान, तो ये इसको मतलब तालू वाला स्थान कह देते हैं। ये वो हड्डी है जो सबसे अंत में बनती है मनुष्य के शरीर में। पूरा शरीर बन जाएगा, स्केलेटन बन जाएगा। बच्चा जब जन्म भी ले लेता है तो आप देखते हैं कि ये जो हिस्सा है, कहते हैं ना, इसका काग जो है हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पल्पिटेशन आँख से देख सकते हैं आप। तो धीरे धीरे ये हड्डी बनती है, तो बहुत बहुत टेंडर पार्ट होता है और इसको चोट बहुत जल्दी लगती है। तो इसलिए ये हिस्सा जो है, आप ये माने कि हमें इसको एक्सरसाइज अभ्यास कैसे देना है। तो इसके लिए हम फिर से पैरों को मिला लेते हैं दोबारा से, और जो सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े होने के बाद सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाना है। ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में नहीं लगानी है, सिर्फ थोड़ा सा नीचे झुकाना। तो आप कहेंगे थोड़ा सा कितना? तो इसका एक स्टैंडर्ड है कि इतना सिर को नीचे झुकाना है कि आप अपने पैर से अपने कद के बराबर दूरी पर नज़र लगा सकें। अभी तो मैं सामने देख रहा था, जब झुकूंगा तो मेरा कद 5.5 फीट है, तो 5.5 फीट की दूरी पर मेरी नज़र टिक जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो मैं सांस लूँगा तो इसका सीधा जो प्रेशर है वो इस काग वाले क्षेत्र पर, यानी स्टैंडर्ड पार्ट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे पानी में फूंक मारने से दबाव बनता है, तो वैसा दबाव यहाँ पर बनेगा। और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वो दबाव का क्षेत्र जो है पूरे अगले हिस्से को, जो अपना प्रमस्तिष्क है, उसको अपने कवर में ले लेगा। इसमें देखिए कैसे करते हैं। सीधे खड़े हैं, पैर मिला लिए हैं, हथेली थाइस के बराबर में है। बहुत ध्यान से सीखिए, आराम से सीखिए। और सिर को थोड़ा सा ढीला लटका दिया, पैरों से अपनी हाइट के बराबर दूरी पर नज़र टिका ली। ध्यान ऊपर, जहाँ मैंने अभी हाथ लगा करके बताया, सिर के सबसे ऊंचे भाग पर, वहाँ पर रहेगा। और श्वास इसी प्रकार प्रेशर के साथ लेंगे। फिर पैर खोल लेते हैं और बदन को ढीला छोड़ देते हैं। इसमें भी 3 से 5 श्वास तक, क्योंकि अधिक नहीं करना है, इतना पर्याप्त होता है जितना मैंने आपको बताया। जब आपका लंबा अभ्यास हो जाएगा, इन्हें हमें तो पेड़ थोड़ी गिनने हैं, हमें तो फल खाने हैं। तो हमें फ़ायदा अगर 5 श्वास लेने से होना शुरू हो गया है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अधिक समय उसके ऊपर दें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तैसे तैसे, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास बहुत समय होता है, तो उन्हें कई बार तो चिंता होती है हम समय काटें कैसे। अरे मैंने कहा यही तो मौका है। खूब योगाभ्यास करो, खूब ध्यान करो, खूब स्वाध्याय करो और खूब जाप करो, तो आप देखोगे कि आप और अधिक खिलते जा रहे हो। अब इसके बाद हम तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरे स्टेप के लिए फिर से पैर मिला लेते हैं और इसमें ठुड्डी को, गर्दन का जो एक गड्ढा है, इसमें हम टिका देते हैं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हो, क्योंकि उम्र के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, लेकिन अगर आपने 40 दिन वो वाला अभ्यास किया है जो मैंने आपको इससे पहले एपिसोड में बताया था, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तब तक आप बहुत अच्छे हो चुके होंगे। तो वो करने के बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, तो मैं स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हूँ, तो फिर सिर्फ सिर को ढीला छोड़िए, उसमें ठुड्डी यहाँ पर ज़बरदस्ती मत लगाइए। जब आप ठुड्डी यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है ये देखिए। फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि इसमें ध्यान कहाँ आएगा। आपका ये सिर है, तो इसमें आप शिखा स्थान पर पहले ध्यान लगाया था सबसे, और वहाँ से नीचे आते चले जाइए और यहाँ आकर के आपके सिर की हड्डी ख़त्म हो रही है। यानी ये समझिए कि मेडुला का बॉटम पार्ट है, आपका जो खोपड़ी का अंतिम हिस्सा है, यहाँ गड्ढा है,
जहाँ खोपड़ी खत्म हो रही है, इस जगह पर ध्यान रहेगा, यानी सिर आगे झुक जाएगा और मेरा ध्यान इस जगह पर रहेगा। क्लियर? इसी तरह से आप देखिए किस तरह करते हैं। ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगाया और तीन से 5 सांस तक किया और फिर आराम में आ गए। यानी जो क्रिया आपने की है उसका फ़ायदा आपके शरीर को पहुंचने का मौका दीजिए। जो ये अंतःपुष्टि क्रियाएं हैं, यानी भीतर जो आपके अंग हैं उनको पुष्ट करने वाली क्रियाएं, ये बहुत धैर्य से, कंसंट्रेशन से, यानी जिस जगह मैंने बताया उन जगह पर ध्यान लगाने से, और जिस तरह से मैंने सांस लेना बताया उस तरह से सांस लेने से, और मन से अपने आप को पूरी तरह उस क्रिया में लगा करके ये ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को ये समझाना कि मैं इसका पूरा फ़ायदा उठा करके अपने रिकवरी प्रोसेस को बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो डिकेइंग प्रोसेस है, यानी गिरने की सिलसिला है, वो ख़त्म होता चला जा रहा है और मैं बिल्कुल यंग ऐसे का ऐसा ही, जैसे बाहर से हम यंग हैं तो अंदरूनी अंगों को भी हम उतना ही यंग बना करके रखेंगे। हमारा क्या होता है कि लीवर फैलने लगता है, हमारा हार्ट फैलने लगता है, हमारे आंतों ढीली पड़ने लगती हैं, पेट लटकने लगता है, हमारी जो मेमोरी है वो ख़त्म होने लगती है, हमारा जो धैर्य बैलेंस है वो ख़त्म होने लगता है, और उसका परिणाम ये है कि गिरते गिरते हम ख़त्म होने लगते हैं टोटलिटी में। तो नहीं, परमात्मा ने हमें जीने का अधिकार दिया है, और जीने का अधिकार भी जो मैंने बताया कि भूयश्च शरदय शतात, 100 साल के बाद तक भी इसी तरह से हमें स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होकर के जीना है। तो ये आप जो क्रियाएं हैं कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाएं, इनको मैंने आज आपको समझाया। इनमें एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा, और वो बात ये है कि इन तीनों क्रियाओं को जल्दबाजी में कभी मत करिएगा। एक क्रिया करने के बाद, मानिए शिखा स्थान वाला किया पहला अभ्यास, उसके बाद मैंने कहा कि नॉर्मल हो जाइए, रेस्ट करिए। दूसरी क्रिया फिर मैंने बताई कि जिसमें ऊपर ध्यान लगाना है, जब ये पूरी हो जाए उसके बाद फिर वापस आइए, फिर पैर खोल करके आराम से खड़े होइए। फिर तीसरी बताई, उसके बाद ये जो ठुड्डी गर्दन से गड्ढे लगाने वाली, और ध्यान शिखा के सिर के बॉटम पार्ट में लगाने वाला अभ्यास बताया, वो करिए, फिर उससे भी आराम में आ जाइए। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको शिकायत करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है इनको बिना पॉज के करने वाले लोगों को अभ्यास करते समय चक्कर आ जाए, चक्कर आके आप गिर भी सकते हैं। तो आप ये सोच लेंगे कि मुझे क्रिया से नुकसान हुआ, लेकिन मेरा सिद्धांत है, मोक्षायतन योग संस्थान का ये संदेश है कि योगाभ्यास अगर आपको हम कराते हैं तो पहला फ़ायदा ये है कि आपको कोई नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये कि आने वाला कल आज से निश्चित रूप से बेहतर होगा। और बस फिर चिंता की क्या बात है, विश्वास के साथ चलिए। सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर, दूसरा विश्वास गुरु के ऊपर और परमात्मा के ऊपर। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर सकता, वो व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। अगर वो कहे भी कि मेरा यकीन करो, तो उसका यकीन कभी करना भी नहीं। हरिओम।